हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसे आपने देखा होगा कि आपने अभी तक देख भी लिया होगा कि आरपीएससी ने अपना फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए जो जीके के पेपर के लिए और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। हालांकि इसमें इस बार जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हटा है और क्या नया जुड़ा है। साथ में हम देखेंगे कि अभी आपने जो आप बुक्स या बुक लिस्ट जो यूज़ कर रहे हो, पाठ्य सामग्री आपके पास है जो भी है, उसमें आपको क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर का पहले हम देख लेते हैं जीके का, जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या चेंज किया है, इन्होंने दिया है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हालांकि ये लाइन इन्होंने पहले की पहले दे दी थी, ऐसे कैसे दे दी है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था पहले इसमें मुगल काल और गुप्त काल, उसको पूरी तरह से हटा दिया है। यानी इसमें जो मुगल काल और गुप्त काल था जिसमें आर्ट कल्चर और उसकी लिटरेचर दे रखा था वो उसको हटा दिया है। इसके स्थान पर इन्होंने जो 1857 की जो फ्रीडम क्रांति थी, स्ट्रगल था, वो इन्होंने ऐसे कैसे रखा है। इसके अलावा इसमें ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 से 1919 तक, उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कैसे इनमें ग्रोथ ऑफ मॉस नेशनलिज्म हुआ और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इसमें जोड़ दिया है। दूसरा टुवार्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन वाला टॉपिक भी इन्होंने जोड़ा है। तो ये वाला है राष्ट्रवाद का उदय, साथ में जो गांधी युग है वो भी इसके अंदर ही आ जाता है। यानी अलग अलग आपको दो बार गांधी युग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी उनके बारे में, जो भी जिन्हें ही क्रांतिकारियों ने ये घटनाएं की थी तो उनके बारे में जो भी हमारी आती है, जैसे बम कांड आते हैं, होर्डिंग है, वो सब है, वो सब इन्होंने इसमें जोड़ दिया था। टुवार्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, तो ये आपने 1942 के बाद और 1947 तक की जो घटनाएं हुई हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। यानी इस तरह से अगर आप एक तरह से देखें तो पूरा के पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी, इसमें इन्होंने ऐड कर दी है। गुप्त काल और उसको को हटा दिया है। आपको एक केवल मॉडर्न हिस्ट्री इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। यानी पूरी प्राचीन हिस्ट्री है वो खत्म कर दी, मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है। अब अगला टॉपिक इन्होंने जोड़ा है सोशल एंड रिलीजियस रेजिनेंस इन 19 एंड 20 सेंचुरी। यानी जो धर्म आंदोलन, इसको डायरेक्ट बोलते हैं, धर्म और पुनर्जागरण आंदोलन थे, जिसमें आपको पहले तीन के बारे में पढ़ना होता था, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। अब इसके अलावा इसमें आपको जो भी 19 से 20 तक जितने भी धार्मिक जागरूक हुए हैं या पुनर्जागरण करता हुए हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यानी ये थोड़ा सा टॉपिक आपको बड़ा कर दिया। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ 19 एंड 20 सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू बी डी सावरकर। ये वाला जो पैराग्राफ हो ऐसे कैसे इन्होंने रखा है, बंकिम चटर्जी के बारे में, लाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। यानी ये वाला टॉपिक आपका ऐसे पहले के वाला ही है, जो भी पहले था वैसे के वैसे इसको आपको पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, ये भी था आपके, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद एंड बी आर अम्बेडकर। ये वाला टॉपिक भी आपके ऐसे कैसे रखा है। तो आप इसमें देखेंगे आपके जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने क्या चेंज किया है कि आपके जो गुप्त काल मुगल काल को हटा दिया है, साथ में इसमें इन्होंने जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आपको दे दिया। यानी आपको 1957 की क्रांति से लेकर 1947 तक की जो भी घटना हुई है वो सारी घटनाएं आपको इसमें पढ़नी है। यानी आपको ज़्यादा 1947 तक की घटनाएं, आपको 1857 से लेकर 1957 तक की जो भी घटनाएं होती हैं वो आपको सारी इसमें पढ़नी है। तो इसके लिए आप देखें तो आपके पास अगर पुरानी बुक है तो आप उसके बाद उससे भी आप अभी आप उसी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी नई बुक आएगी इंडियन हिस्ट्री की, वो अपडेट होकर आएगी। साथ में इसमें अगर आपके पास किसी के पास स्पेक्ट्रम पढ़ी हो तो आप उससे भी इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम वाली बुक में बहुत अच्छी दे रखी है। इसके अलावा आपने अगर देखी हो तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी जो 9th-10th की एनसीईआरटी है उसमें इसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, तो आप उससे भी इसके नोट्स बना सकते हैं। खाली ये टॉपिक इसमें चेंज हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, सॉरी राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जैसे राजस्थान हिस्ट्री में पहले था इनके हमारे एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान एंड कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ हमें पढ़नी थी, अभी भी वही है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 18 सेंचुरी, ये पूरे जो राजा पहले थे हमारे, यानी चौहान और अजमेर, गुर्जर, प्रतिहार, सुल्तान, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, राजस्थान, मुगल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, रायसेन, चंद्रसेन, बीकानेर, रायसिंह, मेवाड़, ये सब जो पहले हम पढ़ते थे वैसे के वैसे आपको अभी पढ़ने हैं। इसमें कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किया है। ठीक है। अब हम आगे देखें इसमें
हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ठीक है। इसमें अपने रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की क्रांति, पॉलिटिकल अवेकिंग, प्रजामंडल आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, और हम जो पढ़ते थे किसान आंदोलन पढ़ते थे, वो ऐसे कैसे इसमें दे रखे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान यानी एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण है। इसके अलावा आपको आर्ट एंड कल्चर का आप टॉपिक देखें तो आर्ट एंड कल्चर में भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो कि पहले के पहले दे रखते हैं। लोक देवता, देवियाँ, संत ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट एंड पैलेस, पेंटिंग्स है, फेयर एंड फेस्टिवल है, कस्टम ड्रेसेस, ऑर्नामेंट है, फोक म्यूजिक, डांस है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। तो अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको इसके लिए कोई बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पहले अगर नाथ पब्लिकेशन की बुक आपने उसमें पढ़ी है तो आपको राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आप उसी से एक बार पढ़ सकते हैं। और जो भी टॉपिक पुराने हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री के भी, जैसे बाल पाल नेहरू है, बंकिम, जो भी नेता हैं वो चेंज नहीं हुए, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। केवल मॉडर्न हिस्ट्री का जो कुछ टॉपिक आपके चेंज हुए हैं, अगर उसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी स्पेक्ट्रम वाली बुक भी ला सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बुक अपडेट होकर आती है, जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित जी सर निकाल रहे हैं, या फिर कोई भी सर जो भी अगर नई बुक इसमें अपडेट होकर आती है तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में इस बार बहुत टॉपिक हैं वो कम कर दिए हैं। जैसे इसमें केवल एनालॉजी, सीरीज, कॉम्प्लीमेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिक, वेन डायग्राम, केवल 5 टॉपिक इसमें रखे हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक थे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है, नंबर रैंकिंग है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, मैथमेटिकल अर्थमेटिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, क्यूब डाइस है, ऐसे सारे टॉपिक इसमें हटा दिए हैं। तो अभी आप मान सकते हो कि इसमें से लगभग हमारे 1 या 2 ही क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये आपके लिए एक बेनिफिट वाली चीज़ भी है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है जिनके लिए मेंटल एबिलिटी थोड़ी हार्ड पड़ती है। हालांकि साइंस वाले स्टूडेंट को इसमें थोड़ा सा लॉस भी हुआ है, क्योंकि उनकी मेंटलिटी बहुत अच्छी भी होती है, ठीक है। तो आपको इसमें से यही टॉपिक पढ़ने हैं, यानी आप जो पढ़ रहे थे, आपके पास अगर मेंटलिटी कोई बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जब भी नहीं परचेज करोगे तो उसमें अपडेट होके ही वो परचेज करनी है, ओके। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं इन्होंने। अब हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी उन्होंने कोई चेंजेस नहीं है। जो सेकेंडरी लेवल की स्टैटिक्स पहले आती थी वो की वही स्टैटिक्स इन्होंने रखी है। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की थी, इसमें वो भी टॉपिक, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मैंचुरेशन जो 3D है, इसमें आप क्यूब को क्यूबॉइड, गोला, सिलेंडर, क्यूब, ये सब सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये सब पढ़ते थे, वो सब कैसे कैसे दे रखा है। यानी आपके मैथ के सिलेबस में कोई भी चेंजेस इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद आगे आती है इसमें हिंदी। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो भी एज इट आपका ऐसा ही है जैसे आपका पहले था। हिंदी के सिलेबस में इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। तो आपके पास जो भी बुक थी पहले हिंदी की, आप उसी से इसको कर सकते हैं। आपको कोई भी चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है। वही टॉपिक है, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य, अंग्रेजी के पारिभाषिक समानार्थिक शब्द। तो ये कि हिंदी में पहले के जो टॉपिक थे वही थे। जनरल इंग्लिश में भी उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। वही टेंस है, एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट स्पीच है, डिटरमाइनर्स है, प्रोपोजिशंस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्रीज हैं, और एनाटॉम, सिनेनॉम्स हैं, वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड ऑफन कन्फ्यूजन है। तो यानी जनरल इंग्लिश का और हिंदी के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपके पास पुरानी जो बुक पढ़ी है, पुराने स्टूडेंट के लिए वही पढ़ सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप नई बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका जो टॉपिक आता है इसमें दिया हुआ है, इसमें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हालांकि इन्होंने थोड़ा सा कोई चेंजेस किया है। तो करंट अफेयर्स में उन्होंने क्या चेंजेस किया है कि एक तो सबसे अच्छी बात है, इन्होंने क्लियरिटी इसको दे दी है। यानी पहले इसमें इसके सिलेबस में क्लियरिटी नहीं थी। आसान का पढ़े, इंटरनेशनल नेशनल लेवल का है, यानी सारी बुक्स है, नेशनल लेवल की है चाहे इंटरनेशनल लेवल की है, बुक्स है, कोई प्राइज़ है, ऑथर है, सारे उन्होंने मिक्सअप सारी न्यूज़ ने मिक्सअप कर रखी थी। अब इन्होंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, ये अच्छी बात है इसमें। तो करंट अफेयर्स में आपको राजस्थान और इंडिया की जो है अच्छे से पढ़नी है इसमें। जिसमें आपको जैसे सबसे पहले तो इसमें जो जनगणना आती थी हमारी 2011 वाली जो जनगणना थी, उसको उन्होंने हटा दिया है। अब चाहे राजस्थान से हो या इंडिया से हो, जनगणना इन्होंने हटा दी है।
इसमें अब अभी आएंगे आपके जैसे रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी अभी हाल ही में जो भी प्रोग्राम राजस्थान से इंडिया लेवल पे होते हैं वो आएंगे। फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, न्यू इनिशिएटिव आविष्कार जो होते हैं वो आते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप इनिशिएटिव, जो भी स्टार्टअप के रूप में आविष्कार होते हैं, नए इनोवेशन होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। ये टॉपिक नया जोड़ दिया इन्होंने। सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन एंड प्लेसेस है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस है। ये थोड़ा नया जुड़ा है इसमें, कंटेम्पररी इवेंट्स इन साइंस, यानी साइंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। साइंस, टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है। इसके अलावा अवार्ड, प्राइज, लेटेस्ट बुक हैं, ऑथर्स हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं। ये सारे टॉपिक इन्होंने दे दिया है, यानी साइंस वाला टॉपिक है इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है साइंस और टेक्नोलॉजी का। इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने पहले जो सारा एक साथ मिक्सअप करके दे रखा था, बहुत कुछ हटा दिया है। इसमें खाली कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल इश्यूज एंड इवेंट्स हैं, यानी जो कोई इंपॉर्टेंट घटना इस पीरियड में होती है तो इसको इन्होंने इसमें रखा है। जैसे अब बोल सकते हैं जैसे अगर प्रधानमंत्री इधर से उधर गए हैं, कोई बम ब्लास्ट वगैरह ऐसा, और या फिर कोई भी इशू बनता है, जैसे अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, किसी भी कंट्री में जो भी बनता है तो उसके लिए इस तरह से इश्यूज है उनको केवल पढ़ना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप चाहें तो मूमल या जो 2 महीने वाली क्रोनोलॉजी या मूमल आती है उसको आप पढ़ सकते हैं कंटिन्यू। तो उसमें भी इतनी सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना इसमें दी हुई होती हैं। इसके बाद आगे आप किसी एक चैनल को भी फॉलो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में कुछ हटा तो नहीं है, लेकिन जनरल साइंस में उन्होंने कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, जनरल साइंस मतलब ऐसे एक तरह से बोले तो फर्स्ट पेपर उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जनरल साइंस इसमें साइंस में भी कुछ इन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसमें जैसे ये टॉपिक थे एटम एंड मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन एंड कार्बन एंड कंपाउंड। ये पहले के ऐसे ऐसे केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। ये 3 टॉपिक ही इसमें पहले दे रखे थे, अभी भी यही दिए हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड, 2 टॉपिक इसमें जोड़ दिए हैं। यानी फिजिक्स में पहले 2 टॉपिक थे, अब इन्होंने 4 टॉपिक इसको कर दिए हैं। बायोलॉजी में देखें तो टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टॉपिक इसमें पहले से थे बायोलॉजी के, और ये टॉपिक तो इनके है ही है। साथ में आपको डेली लाइफ की जो साइंस है उसको भी उसमें जोड़ दिया है। जैसे साइंस इन डेली लाइफ, रिसेंट डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया साइंस। तो इसके लिए कोई साइंस की जो भी एक न्यू जनरल अगर कोई पत्रिका आती है तो उसको आपको अपडेट करके देखना पड़ेगा, कि उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके लिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनरल साइंस हमने भी चालू कर रखी है फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें हमारा केमिस्ट्री वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। आप चाहें तो उससे नोट्स बना सकते हैं। अभी हम बायोलॉजी कर रहे हैं, बायोलॉजी में हमारा टिश्यू कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हम मंडे से पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बायोलॉजी के सारे टॉपिक करा दूंगी, फिर इसके बाद फिजिक्स हम कर लेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो ये जो साइंस एंड डेली लाइफ रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले ये टॉपिक हैं, ये भी टॉपिक मैं आपको करा दूंगी। और अगर आप नहीं करना चाहते मेरे से, तो जैसे दृष्टि वगैरह है, ये जो RAS IAS के लिए एक जनरल साइंस की पत्रिका निकालती हैं, आप उनसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे हम कौन सा टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में भी इन्होंने कुछ हटाया तो नहीं है, लेकिन इंडियन पॉलिटी में इन्होंने थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है। इसको हम देखें तो जैसे इंडियन पॉलिटी में इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये इन्होंने ऐड किया है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा को इन्होंने जोड़ दिया है। ये हमारे पहले से था, साइलेंट फीचर एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, ये वाले टॉपिक थे। लेकिन इसमें 2, यानी इसका एक्ट 1935 का एक्ट और असेंबली संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसमें जोड़ दिया है इन्होंने। प्रेसिडेंट पहले से था, वाइस प्रेसिडेंट पहले क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्लियर से दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये वाला टॉपिक भी उसमें पहले से ही था। ठीक है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे पहले से था। पहले हमारे जो कमीशंस हैं बोर्ड ऑफ कमीशंस के रूप में दिए हुए थे, लेकिन अब इन्होंने जो कमीशंस हैं उसको वेरीफाई कर दिया, मतलब अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब जैसे इलेक्शन कमीशन है, इसको आपको अच्छे से जोड़ देना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन पर आपको जोड़ दे के पढ़ना है, UPSC का है। इसके अलावा और दिए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, महिला आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सतर्कता आयोग है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग है। यानी इन सब, अब पहले आपको सारे आयोग पढ़ने होते थे, अब आपको ये पर्टिकुलर आयोग दे दिए, उनको ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक इन्होंने इसमें जोड़ा है, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, यानी पंचायत और जो नगर निगम है, नगर निगम के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें केवल जो स्पीकर एंड हिज फंक्शन थे, यानी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो हम पहले पढ़ते थे, उसको इन्होंने हटा दिया है, और इसके अलावा और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी पहले आपको ये था कि प्रेसिडेंट को आपको इन्होंने
अच्छे से पूरा अच्छे से वर्णन कर दिया था कि पढ़ना है हमको, इसमें से ये चीज़ पढ़नी है ना, लेकिन इन्होंने इसमें से अब इसको हटा दिया। एक तो आपको केवल लोकसभा अध्यक्ष को इसमें से हटा दिया गया है, साथ में इसमें जो राजनीतिक दल हम पहले पढ़ते थे, वो राजनीतिक दल वाला टॉपिक भी इन्होंने हटा दिया है। तो कुछ टॉपिक इसमें से हटाए भी गए हैं, ये टॉपिक अच्छे भी हैं जो हटाए हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको पर्टिकुलर जो जो टॉपिक दे रखे हैं केवल उसको ही पढ़ लें। और इसके लिए अगर आपके पास, अगर पहले पुराने स्टूडेंट है तो आपके पास जो नाथ पब्लिकेशन की बुक होगी, या तो और या फिर किसी और भी पब्लिकेशन की बुक होगी, इसमें नाथ पब्लिकेशन की बुक है अगर पॉलिटी की, या फिर राहुल चौधरी सर की बुक है, तो आप उससे आप पढ़ सकते हैं। और नए स्टूडेंट है तो इनकी जो बुक है वो अभी आप परचेज मत करें, नहीं अपडेट होके आएगी, वो बुक में से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे का कौन सा है, जियोग्राफी। जियोग्राफी जो टॉपिक है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं किए हैं। इसमें जैसे लोकेशन, एक्सटेंट, शेप एंड साइज, फिजिकल फीचर्स ऐसे कैसे है, ड्रेनेज है, इसमें एक तो सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक इसमें जोड़ा है। तो आपको सॉइल है, ज़्यादातर जो भी आपकी जियोग्राफी की बुक होगी उसमें आपको मिल ही जाएगी, है ना। और नहीं तो आप इसको, आप इस टॉपिक को तो आप यूट्यूब पर से भी कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये वाला जो टॉपिक है, आप एक तरह से देखें तो आपको वनस्पति के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये वाला टॉपिक है, आप या तो आपको नेट पे भी मिल सकता है, और या फिर नई अपडेट कोई बुक आती है तो आप उसमें से इसको देख सकते हैं। क्लाइमेट है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ये सारे टॉपिक ऐसे कैसे ही हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जियोग्राफी में आपको कोई चेंजेस नहीं हुआ। आपके पास अगर पुरानी बुक है, जो भी बुक है, चाहे हरि मोहन सक्सेना सर की बुक है, चाहे राहुल चौधरी सर की बुक है, या LM जियोग्राफी के नोट्स वगैरह हैं आपके, कुछ भी है जो भी है आप उसमें से पढ़ सकते हैं। केवल ये टॉपिक है, 2 टॉपिक आपको ऐड करने हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट की और एजुकेशनल सिनेरियो। राजस्थान राइट चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एक्ट 2009। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम अगर बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। जो साइकोलॉजी पहले आती थी वही इसमें अभी भी है, लेकिन केवल इसमें इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल दिया है। जैसे पहले इसमें इन्होंने कंसेप्ट दे रखा था, उस कंसेप्ट को हटा के साइकोलॉजी के बारे में, वही एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना है, इसमें इन्होंने इसका नेचर दे दिया है। तो एक ही बात है, कंसेप्ट पढ़ो या नेचर पढ़ो, एक ही बात है। स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर इफेक्टिव टीचिंग, वो की वही है। इसके अलावा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स ऑफ एडोलसेंट, वही किशोर है उनका, वही शारीरिक, मानसिक, संज्ञान, नैतिक और इमोशनल विकास, और इम्प्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी इमोशनल जरूर इसमें नया जोड़ दिया है, सामाजिक विकास पहले क्लियर नहीं था, क्लियर इन्होंने कर दिया। इसके अलावा बिहेवियरल, कॉग्निटिव, सोशल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, ये भी वही है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इट्स एप्लीकेशन यही था। स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटल वेल बीइंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशियो इमोशनल लर्निंग, ये सब हुई था। संवेगिक बुद्धि जिसको हम बोलते थे, ठीक है। इसके साथ इसमें केवल ये जोड़ दिया कि हमें सामाजिक इमोशनल कैसे रखते हैं, सामाजिक संवेग हमारे कैसे सीखते हैं, ये वाला टॉपिक इन्होंने जोड़ दिया है। तो इसके लिए आप मेरे हिसाब से, और दूसरा है इसमें जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या है, हाँ, तो साइकोलॉजी में आपको ज़्यादा कुछ इन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से आपको फिर भी साइकोलॉजी को अपडेट तरीके से पढ़ने के लिए, अगर आपने किसी की भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो आप इसको कोचिंग से पढ़ें तो आप ज़्यादा बेटर रहेंगे। और अगर बुक आपको पढ़ने जाती हैं तो इसमें आपकी जो अपनी पब्लिकेशन की धीर नृसिंह दवे सर की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। उन्हीं से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। एक वंदना जनन मैडम भी पढ़ाती हैं, अगर आपको उनका समझ में आता है तो आप उनका दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की। एजुकेशनल मैनेजमेंट में हम अभी देखें तो इन्होंने एजुकेशन मैनेजमेंट में थोड़ा चेंजेस इन्होंने किया है। तो क्या चेंजेस किया है, जैसे कंसेप्ट एंड फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स, ये जो एजुकेशन मैनेजमेंट का ये टॉपिक का ऐसे कैसे दे रखा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, TQM इन्होंने ऐसे कैसे दे रखा है, एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, यानी पहले जो दे रखे थे इनको अलग अलग डिवाइड इन्होंने कर दिया था, ये भी टॉपिक था हमारे। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इन एजुकेशन, ये है। इसमें पहले आपको पूरा इंस्टीट्यूट जो लीडरशिप स्टाइल हम पढ़ते थे उसमें बहुत बड़ा दे रखा था, तो इसमें केवल इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि एजुकेशन के लिए हमको अभी सब पढ़ना है। तो ये वाले टॉपिक सब पहले से ही दिए हुए टॉपिक हैं, आपको उन्हीं टॉपिक से इनको पढ़ लेना है। जो बुक पुरानी है आप अभी तो उनसे पढ़ सकते हैं। और एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान में इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे SCRT, BSER, ISI, डाइट है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक है, बोर्ड है, स्टेट
इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी SIQE है, इंक्लूडिंग इम्प्लीकेशन ऑफ NEP। ये सारे टॉपिक पहले से दे रखे थे, वही है, केवल ये जो NEP है इसको इन्होंने ऐड कर दिया है, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको आपको अच्छे से आप पढ़ना है। तो एक नया अगर टॉपिक जोड़ा है तो उस पर थोड़ा जोर भी ज़्यादा देंगे, तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। तो इसमें एक जो तो पहले थे कि दिशा राइज है ना, ये सारे टॉपिक, दिशा है, ये सारे जो टॉपिक है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, ये वाले टॉपिक इन्होंने हटा दिए थे, यानी जो ऑनलाइन टॉपिक चालू हुए थे 2020 यानी कोरोना के दौरान, उनको उन्होंने वापस हटा दिया। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 29 2009, ये पहले से था, इसको आपको पढ़ना ही है। केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। तो मेरा तो इसका आपके लिए ये कहना है कि आप इसमें 2 बुक अच्छी आती है, एक तो SS यादव सर की जो बुक आती है वो बहुत बेस्ट आती है, दूसरे एक राष्ट्र पब्लिकेशन है उसकी भी बुक अच्छी सी आती है। तो लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपके पास अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपके पास पुरानी बुक होगी, उसमें से आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक भी मिल जाएंगे, जो छोड़ने हैं उनको हटा देना। केवल आपके पास ये NEP 2020 है वो नहीं मिलेगी, तो NEP 2020 आप उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप अभी अपडेट, जब तक अपडेट होके बुक नहीं आती तब तक आप रुक जाएं। और अगर जिनके जो नए स्टूडेंट हैं वो भी कुछ टाइम के लिए इस टॉपिक को थोड़ा सा स्किप कर दें, जो भी चेंजेस हुआ है उनको छोड़ दें, जो चेंजेस नहीं हुआ है उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वही इसका जो फॉलो करना है एग्जाम के लिए वही है, 150 मार्क्स ही होगी, 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो पहले आता था वही इसमें अभी है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ ऐड किया है तो बड़ा बना दिया सिलेबस, कुछ टॉपिक इसमें हटाए भी हैं जो अच्छे भी हैं, जैसे मुगल काल, गुप्त काल जैसे टॉपिक है हमको अब नहीं पढ़ने पड़ेंगे, है ना। इसमें से भी दिशा राइज वगैरह को हटा दिया है, NEP 2020 अभी इसमें जोड़ा है। तो कुछ ही टॉपिक में चेंजेस हुआ है, केवल एक जनरल साइंस में और करंट अफेयर्स में थोड़ा चेंजेस इन्होंने ज़्यादा किया है। तो जनरल साइंस में थोड़ा सा 2-3 टॉपिक है जो आपको करंट से रिलेटेड करके जो पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। तो अभी आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैटर जो सामग्री या मटेरियल आपके पास है उन्हीं बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अभी जैसे कुछ दिन के बाद अपडेट होके आएंगे तो मैं आपको इसमें बता दूंगी कि नई क्या बुक लिस्ट आपको लानी है और किससे इसको पढ़नी है। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, घबराइए मत, और ये मत सोचिए कि अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और भी लोगों को शेयर कर दो। अगर कोई कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू।